हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित का मॉडल पेपर देखेंगे और इस मॉडल पेपर में आज आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे, इसमें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आपको आपकी आने वाली परीक्षा में इस तरह के अगर क्वेश्चन मिल जाएँ तो उनको आप आसानी से हल कर लें। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन कराएं कि जिस तरह के अभी तक आए हुए हैं या आने की संभावना है आगे वाले जो आपके पेपर होगा उसके लिए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पेपर का जो डिवाइडेशन होता है जिस तरह से, उसी तरह से मैंने किया है। वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय। तो पहले वस्तुनिष्ठ खंड को देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुविकल्पीय होते हैं, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। थोड़ा जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है। विकल्प पहला है 5 की घात 5, दूसरा है 3 की घात 5, तीसरा विकल्प है 5 की घात 4 और चौथा विकल्प है 5 की घात 3। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, घातीय संकेतन जो कि करनी में आपके अंतर्गत आता है वैसे, लेकिन ये जो है एक्चुअल में देखा जाए तो 3rd सेम का है, लेकिन करनी और घातांक लगभग थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन में आने का चांस है। तो इसका देखिए क्या होगा कि इसको आपको घातीय संकेतन में लिखना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके लास्ट में कितनी नंबर है, 5 संख्या है, ठीक है, 5 है अंत में। तो ये जो है वो 5 से ही डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये 5 के बेस में ही आएगा, ऐसे आप पहचान सकते हैं इसको। अगर जिनको घात के नियम मतलब जो विभाजकता के नियम इन्हें पता होगा उनके लिए आसान है क्वेश्चन। तो 3125 को अगर हम 5 के हिसाब से अगर इसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका होगा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा आंसर 5 की घात 5 होगा, जो कि आपका विकल्प है पहला वाला, ठीक है, 5 की घात 5। तो 3125 को 5 की 5 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूब रूट 125 गुणा 343। तो यहाँ पर देखिए करनी के ऊपर क्या कितना घात लगी, 3 घात है, यहाँ पे 3 घात है ना। तो 3 घात का मतलब ये है कि आपको इस जो 125 और 343 इन दोनों का घनमूल लेना है और उनका करना है गुणा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। 125 का घनमूल लेंगे और 343 का घनमूल लेंगे। देखिए यहाँ पर 125 का हमें घनमूल लेना है और 343 का भी लेना है। तो 125 का जो घनमूल होगा वो होगा 5 और 343 का घनमूल होगा 7। सही है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर लगा देंगे। और 7 पंजे 35 यानी कि 35 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका पहला विकल्प है। ये पहला विकल्प जो 35 है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण घन, और वो भी प्राकृतिक संख्या। तो छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि 1 का आप कितनी बार भी उसका स्क्वायर करो, कुछ भी करो, ठीक है, सबसे छोटी यही होगी। 1 का घन करेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 का करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का मिलेगा 8। 2 का 3 बार गुणा करो कितना, 8 आएगा। तो इसलिए सबसे छोटा केवल यही हो सकता है, बाकी इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो पूर्ण घन हो पाएगी, ठीक है। तो और अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो पूर्ण वर्ग है, ये भी मतलब प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होगी, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो प्राकृतिक पूछा इसलिए 1। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज होता किस तरह से है? चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सारे उसके पॉइंट जो होते हैं, मतलब चक्रीय चतुर्भुज के जो प्रत्येक जो मतलब शीर्ष होता है या कह सकते हैं कोना जो होता है, वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं और इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 अंश। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है, इसलिए इसे हम बोलेंगे समपूरक, ठीक है, ठीक, समपूरक बोलेंगे।
और पूरक या कोटि पूरक जो होता है वो 90 अंश होता है और संपूरक बोलते हैं 180 अंश के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला सही होगा इसका। ठीक है, पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का मान 90 अंश हो और जिन दोनों कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है तो उनको बोलते हैं संपूरक। इसका आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान ज्ञात होगा। देखिए साइन में जो होता है वो साइन 45 डिग्री यानी साइन 45 अंश पर जो मान होता है वो 1/√2 होता है। तो जहाँ पर 1/√2 लिखा है इस यहाँ पर भी हम साइन 45 ही लगा देंगे। ठीक है, साइन से साइन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका तीसरा वाला विकल्प है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उसमें सबसे पहला है कि क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है। मतलब पूछ रहा है कि इसके जो फैक्टर करोगे तो वो 3 के पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक इनका देखा जाए 3 0 तो 1000 हो रहा है और 27 का क्या हो जाएगा वो तो 3 × 3 3 बार हो ही जाएगा। देखो पूर्ण घन मतलब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 27 × 1000 हो जाएगा। फिर हम 27 का करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 हो गया। इधर 1000 का करेंगे तो 10 × 10 × 10। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं जिनके 3 के पेयर कंप्लीट बन जाते हैं उनके गुणनखंड करने पर तो वह पूर्ण घन हो जाती हैं। पूर्ण वर्ग में 2 का पेयर चाहिए होता है और पूर्ण घन में जो होता है वो 2 3 3 मतलब 2 का नहीं बल्कि 3 का पेयर चाहिए होता है। तो इसीलिए 27,000 जो है वो पूर्ण घन संख्या होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आंकड़ों 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12 में बहुलक है। तो देखिए बहुलक बहुत सिंपल चीज़ होती है, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होती है। तो इन आंकड़ों में देख लो कितनी बार, देखो सबसे ज़्यादा अभी तक पढ़ा है हमने तो 12 ही मिला हमको। ठीक है, 12 देखो मिला, 12 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है सबसे ज़्यादा। एक बार 1 दिया गया, 2 3 और 4। ठीक है, 12 यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है, इसीलिए 12 जो होगा इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे 12 बहुलक बराबर 12 और बीच में अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो लिख देंगे 12 4। बस इतना और बढ़ा देना केवल। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा उसमें नहीं क्योंकि 1 नंबर ही तो है, 2 नंबर का होगा तो ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 9/49 का स्क्वायर माइनस 4b² के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों टर्म का क्या करते हैं पहले वर्गमूल ले लेते हैं। तो पहली टर्म का लेंगे तो इसका आ जाएगा 3/9 का हो जाएगा 3 और 49 का हो जाएगा 7 और a² का a। इसका वर्गमूल लेके इसको होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। ठीक है, छोटी ब्रैकेट लगा के। इसके बाद इसको नेक्स्ट टर्म को देखेंगे तो 4b² है तो इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और b का b तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है और वो होता क्या है, वो होता है a + b और इंटू a - b। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, गुणा में ही होता है। चाहे a b को आगे पीछे मतलब जो ब्रैकेट है इनको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। a का मान कितना है हमारे पास, वो है 3/7 × a और b का मान है 2b तो वही है a + b और a - b हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली आपको वर्गमूल लेकर सूत्र लगाना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डाउटफुल है, कई जगह इसका गेस्ट पेपर में भी सॉल्यूशन किसी 2 3 तरह से 2 तरह से दे रखा है। देखो इसमें कहाँ पे दिक्कत है, इसमें देखो जो सॉल्यूशन आपके सामने है उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि इस चीज़ को स्थिर रखा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को और इससे घुमाया है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी चौड़ाई है और एक चीज़ लंबाई है।
तो जो घुमाएंगे तो ये चीज़ जो लंबाई है वही इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पर त्रिज्या मान ली है। लेकिन गैस पेपर में कहीं पर जगह सॉल्यूशन अधिकतर ये है कि उन्होंने इस चीज़ को स्थिर रखा है, मतलब इसको इस तरह से खड़ा किया है और ये जो चौड़ाई है इसको नीचे रख के और इधर लंबाई के चारों तरफ ऐसे घुमाया है। ठीक है, इसको तो अब जो चौड़ाई है वो त्रिज्या बन जाएगी। फिलहाल आप जो है कंफ्यूज ना हो तो आप क्या करें, पेपर में आपको कौन सा सॉल्यूशन करना है, आपको यही वाला करना है जिसमें हमने इसकी जो लंबाई है उसी को त्रिज्या लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा जो आयत है उसको पर्दा चौड़ाई के पर्दा घुमाने पर जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान लगा देंगे 22/7 और ये 17 गुणा 17 हो जाएगा 7 और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6358 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है tan 45 माइनस कॉट 30 प्लस 2 कॉस 30 माइनस साइन 90 का मान ज्ञात करो। तो इसमें करना क्या है, आपको बस मान लगाने हैं। मान लगा देंगे, यहाँ पर tan 45 का मान लगा देंगे 1, कॉट 30 का मान लगा देंगे वो होता है √3 और 2 कॉस 30 यहाँ पर 2 गुणा कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब देखो जिसे टेबल ये ना वैल्यू नहीं याद होती उनके लिए मैं बता दूं, मैंने टेबल बनाना आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो एक काम करो, 4 सेमेस्टर का पेपर जब देने जाओ तो सबसे पहले आप टेबल बना लेना। ठीक है, वैल्यू वाली जो टेबल होती है उसे बना लेना। पहले साइन के मान लिखे जाते हैं, इसके बाद कॉस के, फिर टेन के। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस एक्स सेक के हम निकाल लेते हैं उसी से। वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेबल कैसे बनती है, तो टेबल बनाना सीख लो। आता है तो बढ़िया है और नहीं आता है तो आप सीख लो। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है और उसे बना लेना। पेपर जैसे आप इंडेक्स वगैरह खींच लेते हो, जो सब करते हो काम, उससे पहले रफ में एक टेबल ही बना लेना, क्योंकि एक ना एक आपको टेबल वाला क्वेश्चन आएगा ज़रूर, मतलब जिसमें आपको जो वैल्यू रखनी होगी। तो वैल्यू वाला क्वेश्चन को आए फट से आंसर लगाना, नहीं तो वहाँ तो घंटा भर आप फिर टाइम वेस्ट करोगे उसमें टेबल बनाने में। ठीक है, घंटा भर तो नहीं, मतलब 5 मिनट तो ख़राब करोगे कम से कम टेबल बनाने में। तो क्यों ख़राब करो, उससे बढ़िया पहले टेबल बना लेना और तड़ाक से क्वेश्चन वैल्यू का आए तुरंत रख के आंसर करा देना। तो इसमें बस यही करना है आपको। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास बचेगा 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। ठीक है, और ये माइनस का √3 और ये प्लस का √3 कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में। ठीक है, ऑल ओवर जो है वो 0 आंसर आ जाएगा। सही है, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपस में, तो पहले का 0 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ चीज़ ध्यान रखना है, मेंसुरेशन में किसी भी तरह का पूछना है, बेलन, शंकु, वृत्त, घन, घनाभ, तो उसमें जो भी चीज़ दी होती है, मतलब क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, जो भी चीज़ दी होती है उसी से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जैसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और पूछ रहा है क्या कि त्रिज्या बताओ कितनी होती है, तो त्रिज्या तो क्षेत्रफल में ही होती है ना। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का वृत्त का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा निकालनी है, हमको आर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिखा है उसको लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। आर स्क्वायर बराबर पाई को हम दूसरी साइड भेज देंगे, यहाँ पे पाई का मान लगा दिया, फिर हमने 154 बटे पाई हो जाएगा, तो 154 बटे फिर 22/7 पाई का मान लगा दिया। अब जो 7 नीचे है, ठीक है, अब तो भिन्न कोई नीचे वाली होती है जिसका हर होता है, वो हर जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब अंश की पोजीशन में। तो यहाँ पर जो है 7 जो है वो ऊपर जाएगा, 154 गुणा 7 बटे 22 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 22 से इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 होता है। ठीक है, 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7, और आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा √7 गुणा 7, और 7 का देखो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। ठीक है, 7 का अलग अलग वर्गमूल नहीं ले रहे हैं, 7 का पेयर बना लेंगे, तो पेयर बनने के बाद हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वर्गमूल ले रहे हैं तो 7, तो त्रिज्या जो है आपकी कुल मिलाकर कितनी, त्रिज्या जो है आपकी वो 7 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं लघुत्तर प्रश्न। सबसे पहला हमारा इसमें है, मतलब 12वां क्वेश्चन है वैसे तो ये क्वेश्चन जो है 700 को 2 ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से
80 देखो हम इसको एक्स वाई से भी कर सकते हैं, एक्स और वाई मान लेंगे, एक भाग को एक्स दूसरे को वाई, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है एक्स से ही कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहें तो बाई एक्स वाई से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसमें हम करते हैं इसको। आपके पास 700 है, 700 है, ठीक है पूरा, ये 700 पूरा है, ठीक। अब इसमें से हमने क्या किया है कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो निकाल दिया अलग, ठीक है। इतना पार्ट मैंने अलग निकाल दिया पूरा 700 में से, और इस पार्ट को हमने दे दिया नाम x, ठीक है। क्या बोल दिया कि ये इतना पार्ट जो है वो बचा हुआ वो कितना है, वो x हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया अब x। तो बचा हुआ कितना बचेगा, अब वो 700 तो रह नहीं गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 700 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक पार्ट जो निकाल दिया था वो x, वो बचा हुआ 700 माइनस एक्स। तो इसी हिसाब से हम इसका जो है मानते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे माना पहला भाग बराबर x, और तो जो दूसरा भाग हो जाएगा वो 700 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है पहले भाग का 40%, तो पहले भाग का हम निकालेंगे 40% निकाल देंगे, तो यानी x का हमें निकालना है 40%, तो वो निकाला हमने। तो x का 40% हो जाएगा x गुणा 40/100, ठीक है। परसेंटेज इसी तरह से निकाली जाती है, जो प्रतिशत होता है साथ में, जैसे ये 40%, तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 40, x गुणा 40/100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंजे 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x/5 पहला भाग। फिर निकालेंगे दूसरा भाग, यानी 700 माइनस एक्स का 60%। तो ये 700 माइनस जो x है इसका 60% जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, वो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, यहीं से कर लो, ठीक है, या बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। इसे से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे बचेगा 5, तो 3/5 और ये 700 माइनस है, फिर 3 की गुणा इससे कर देंगे ब्रैकेट से, तो ये जाएगा 2100 माइनस 3x/5, ठीक है। तो ये हमें दूसरा भाग मिल गया। तो कह रहा है कि जो पहले भाग का 40% है वो दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, ठीक है। तो इसमें जो है 60% वाले पार्ट में 80 जोड़ देंगे हम। अब क्या करेंगे, जो इधर वाला पार्ट है इसका जो है सब इधर ले आएंगे, ठीक, ये पूरा है। अब जैसे सॉल्व करना होता होगा उसके लिए तो ये आसान है क्वेश्चन बहुत, ठीक है, ये समीकरण वगैरह सॉल्व करनी आती होगी। तो क्या करेंगे हम कि जो इधर का जो पूरा हिस्सा है ये वाला, इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे। भाई हमने किया 2x/5 माइनस 2100 माइनस 3x, ठीक है। और ये 2100 माइनस 3x इसको छोटी ब्रैकेट में ही रख के बाद में इसके हम चिन्ह वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों जो भिन्न हैं इधर वाली, उधर तो 80 रह ही जाएगा, इन दोनों भिन्न का जो है हर जो है वो समान है, तो इसलिए लासा इनका जो हो जाएगा वो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लासा 5 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2x माइनस 21, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2100 प्लस 3x। फिर कुल मिलाकर हमारे पास जो बचेगा वो 2x प्लस 3x यानी कि 5x बचेगा, और ये जो 5 है वो इधर जाके 80 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 गुणा 5 और इधर बचेगा 2100 माइनस का, ठीक। तो 5x माइनस 2100 बराबर 8 पंजे 40, तो ये जाएगा 400। 5x बराबर हो जाएगा 400, तो पहले से ही है 2100 माइनस का, तो वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा x बराबर 2500, और जो जो भाग है, ठीक है, वो 5 चला जाएगा बटे में, ठीक। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। 5 से 2500 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 500, ठीक है। 5 से 2500 को भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो एक भाग यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो पहला भाग हमने x माना था जो कि आ जाएगा 500, और दूसरा भाग हमने माना था 700 माइनस एक्स, यानी 700 माइनस 500 यानी 200, ठीक है। तो 200 और 500 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास जो है वो 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। क्लियर है, रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहीं पे लिखा है, पूरा यहीं पे है कि क्या करना है तुम्हें।
बोला कितना वर्ग मीटर चलेगा। ठीक, तो रोलर थोड़ा ना चलता, रोलर का जो पहिया होता है ना, बड़ा सा जो ड्रम की तरह दिखता है, वो चलता है। तो रोलर का जो पहिया होता है ना, वो अपने गोल पृष्ठ पर ही तो घूमता है। जैसे रोलर का पहिया जो होता है गोल गोल सा ऐसा, ठीक है, तो जो उसका गोल वाली सरफेस होती है वही तो घूमती है। ठीक, वो गोल वाली पृष्ठ होती है वही तो घूमती है। तो वही जो घूमती है वही कितना घूमेगी, वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर घूमती है। ठीक, तो यानी कि हमें केवल वक्र पृष्ठ निकालना है, और एक जो वक्र पृष्ठ एक चक्कर होता है वो एक वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ केवल एक बार वो एक चक्कर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब तो देखो रोलर का पहिया कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा ही तो होगा रोलर का पहिया, तो सिलेंडर ही तो है इस तरह से एक देखा जाए। ठीक है, ये इसके मतलब वो व्यास हो जाएगा, ये जो है ये व्यास है जो कि 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में ही बदलना होगा कि आंसर हमें मीटर में ही देना है। उसमें लिखा है कितने वर्ग मीटर चलेगा पहिया। तो इस रोलर के व्यास को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। कुछ जगह या बहुत सी जगह तुम देखा हो, आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसका आंसर जो है वो पहले त्रिज्या में इसको बदला है, जो व्यास निकाला उसको पहले त्रिज्या में बदला है फिर निकाला है। तो उतना प्रक्रिया करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका आंसर जो होगा वो सीधे तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसको देखो, जो इसकी लंबाई है वही इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। अगर हम इसको खड़ा करेंगे तो जो 2 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और जो 70 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, h बराबर 2 मीटर, इसका हाई ऊंचाई हमारे पास 2 मीटर, और व्यास यानी कि 2r जो है वो 0.7 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, पॉइंट जो इस 7 के आगे लग जाएगा यहाँ पे आके, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो जो 0.7 ही बचेगा। ठीक है, 7 के पीछे जीरो लगाने से कोई वैल्यू नहीं बनती है उसकी। ठीक है, पॉइंट के पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आएगा 0.7 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना, रोलर का वक्र पृष्ठ निकालना है, क्योंकि रोलर एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर ही चलेगा, ये बात तय है। ठीक है, तो रोलर का वक्र पृष्ठ जो होता है उसका सूत्र होता है 2πRh। ठीक है, या व्यास गुणा पाई एच। ठीक, व्यास अगर दे रखा है तो पाई और एच से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो रोलर का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्यास जो है वो 0.7 है, इसको त्रिज्या में बदलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 0.7 और पाई का मान लगा देंगे, वो होता है 22/7, और 2 जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 2। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, 7 से इसको भाग करना है, तो यहाँ पे बचेगा 0 और 0.1। ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा, 0.7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास बचेगा 22 दूनी 44 और 0.1, 22 दूनी 44 और 0.1 की गुणा करेंगे तो 4.4 मीटर स्क्वायर यानी 4.4 वर्ग मीटर हमारे लिए मिल जाएगा। ये आया सिर्फ एक चक्कर में घूमी गई दूरी। ठीक है, तो रोलर जो है एक चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो 4.4 मीटर स्क्वायर होगी, इसलिए 50 चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो 4.4 गुणा 50 यानी कि इसका गुणा करेंगे तो 220 वर्ग मीटर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 220 वर्ग मीटर वो है दूरी तय करेगा रोलर का पहिया 50 चक्कर चलने में। और अगर यहीं ये होता साइकिल का पहिया तब हम निकाल देते प्रति सिर्फ। ठीक है, तो रोलर पहिया थोड़ा चौड़ा होता है तो इसलिए उसका वक्र पृष्ठ होता है। साइकिल या मोटरसाइकिल का जो पहिया रहेगा उसका निकलेगा सिर्फ परिधि। ठीक है, वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएगा आगे आपको मिलेगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब इसमें क्या करना है, इसके सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं गुणा भाग करने वाले, ध्यान समझ लो कॉन्सेप्ट इसका। गुणा भाग करके पूर्ण वर्ग घन या पूर्ण वर्ग बनाने वाले जो सवाल होते हैं, ठीक, तो इसमें क्या करना है होता है हमको सबसे पहले इस दी गई संख्या के आभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उसके पेयर बनाते हैं। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2-2 के पेयर बनेंगे, अगर पूर्ण घन बनाना है तो 3-3 के मतलब गुणनखंडों के 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1890 का करना शुरू करेंगे भाग, यानी कि इसका
सीधी बात, अब आज गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 945 आ जाएगा, लास्ट में 5, तो 5 से ही कटेगी संख्या। 5 से काटेंगे तो 189 आ जाएगा, फिर 3 से काटना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका कर लेंगे। लासा तो लेना लगभग आता ही होगा सबको, ठीक है। जैसे नहीं आता है वो देख लो, यहाँ पर ऐसे ही लासा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 3 से करेंगे, 3 से 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7, कट जाएगा पूरा। देखो अब इसके 1890 के जो पेयर हैं वो बनेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, देखो यहाँ पर केवल 1 3 का ही पेयर जो है वो 2 का बन रहा है। पूर्ण वर्ग के हिसाब से 2 का ही तो पेयर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 ही पेयर बन रहा है। इसके बाद 3 7 5 ये सब खाली हैं बेचारे, इनका कोई संगम में इनका पेयर नहीं है, ठीक है। ये वो सिंगल से लोग हैं, ठीक है, बेल्ले बेरोजगार, ठीक है। तो इनका साथ वाला कोई है नहीं, ये बेचारे जो हैं इनका ही दोस्त मिल पाया, ठीक है। बाकी इनका कोई फ्रेंड है ही नहीं, ठीक। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए हमें क्या करना होगा कि 2 और 5 3 7 ये लाना पड़ेगा ना, पेयर जो है इनके बने ही नहीं है। तो इतने ही से हम इसमें और गुणा कर दें, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 अगर और यहाँ पर हम कर दें तो ये इनका पेयर भी बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग संख्या 1890 भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ हमें 3 मतलब इतना जो है, यानी कुल मिलाकर 210 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे इसमें, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन भाग का आता है तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा बचते हैं, जैसे यहाँ पर 3 7 5 2 ये बच गए एक्स्ट्रा, इनके पेयर ही नहीं बने हैं, तो इन्हीं से हम भाग कर देते। फिर हम यहाँ लिखते कि 210 से यहाँ भाग करने पर संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पाई का मान रख के इनको साधारण अंश वहाँ के रूप में बदल देते हैं। तो पाई का मान होता है 180 अंश, पाई बराबर होता है 180 अंश, तो पाई की जगह 180 अंश रख देंगे, ठीक है। सब जगह 180 अंश तीनों में रख देंगे। काट के देखेंगे यहाँ पे मतलब भाग करके, तो 3 6 3 18, यहाँ पे बचेगा 30, ठीक है। और यहाँ पे भाग करेंगे 18 से, मतलब 180 से 4 को तो 45 आ जाएगा, और यहाँ 3 से 180 को भाग करेंगे बचेगा 60, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 10 30 10 45 और 10 60 का जो मान होगा इसका स्क्वायर करके रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। घात जो होती है वो वैल्यू के ऊपर लगती है, वैसे तो 10 साइन 10 कॉस जो भी होते हैं इनके ऊपर लगती है, कभी एंगल के ऊपर घात नहीं लगती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर 10 30 का जो मान होगा वो होता है 1/√3, उसे लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1/√3 और ये 1, और 10 60 का मान होता है √3, ठीक। तो 10 1/√3 का मान हो जाएगा 3, और 1 का 1 और √3 का 3, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको पहले भी कैसे होता है कैंसिल, ठीक है। ये क्या होता है कि जो रूट होता है, मतलब जैसे यहाँ √3 है, तो √3 का मतलब है कि इसके ऊपर 1/2 घात लगी हुई, की मतलब 3 के ऊपर 1/2 घात है। अब इस पर स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर मतलब गुणा 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घात 1, यानी कि स्क्वायर से जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद कुल मिलाकर हमारे लिए जो मिलेगा वो आंसर 13/3 हो जाएगा, ठीक है। 13/3 हो जाएगा, पेपर 13/3 मत कर आना बस, ठीक। तो अब लोग क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिया है। विलोपन विधि के क्वेश्चन बहुत आए हैं, प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3x + 2y = 0, 2x + y = -1। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है उसे समझ लो थोड़ा सा इसमें ये है कि प्रतिस्थापन, प्रति मतलब होता है कि दूसरी जगह स्थापित कर देना, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि एक इक्वेशन चाहे ऊपर वाली में से चाहे नीचे वाली में से किसी से वे x या y का मान निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रखा जाता है, उसी की जगह पे जहाँ पे x y होता है वो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया उसे देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है वो थोड़ी हल्की है, मतलब छोटी सी है ना, जिस ऊपर वाली थोड़ी सी हैवी है, बड़ी है, काफ़ी बड़े अंक, और इसमें क्या है छोटे अंक हैं। तो हमने यहाँ से ही y का मान निकाल लिया। क्या किया, y का मान निकाल के इसमें, ये y का मान है, ये y का मान निकाल के इसमें रख दी, ठीक। y का मान क्या हो जाएगा,
-1 तो इधर है ही और ये 2 है, तो y बराबर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा जो 2x जो है प्लस का तो वो जाके उधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा -1 -2x। और यहाँ पर जो होगा इसी मान को हम क्या करेंगे, जो y का मान निकाला है इसी मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पे, जहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा 3x + 2 × 2 और ब्रैकेट में मान रखेंगे y की जगह पे, हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा -1 और माइनस का 2x बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा 2 × -1 -2, 2 × -2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 3x और -4x बचेगा माइनस का x, और ये 2 जो है माइनस का वो उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा x बराबर -2। अब इस -2 को जो मान आया है इसको हम इसमें रख देंगे, जो हमने y बराबर, क्योंकि हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू जो y बराबर -1 और -2x इसमें इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा y बराबर -1 -2 ठीक है, 1 -1 और -2। ठीक, तो कुल मिलाकर जो हमारे लिए वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y = -1 + 4 और y बराबर 3 जो है वो माना जाएगा। ठीक, y का मान हो जाएगा 3। इसमें बस यही है कि किसी एक इक्वेशन से x y का मान निकाल के दूसरे में रख दो, और फिर जो आपने x y जो ऊपर लिया होता है, मतलब जो वैल्यू पहले लगाई होती है ना, ठीक है, तो उसी में रख के फिर से मान निकाल लेते हैं, x y के मान निकालने होते हैं। तो इसमें अगला सेट जो आएगा उसमें हम आपको विलोपन विधि का भी सवाल करवाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड का है 3x² + 13x + 4, यानी कि 3x की घात 2 + 13x + 4 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो देखो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें x² के साथ मान दिया होता है, मैंने एक आपको विधि करा रखी है गुणनखंड वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें x² के साथ मान होता है तो उसकी लास्ट वाली टर्म से, जो इसमें x y z नहीं होता है, जिसे अचर पद बोलते हैं, तो इसकी इससे गुणा होती है। ठीक है, इसकी x² वाले के साथ। वैसे एक जो क्वेश्चन होता है वो होता है ax² + bx + c, इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, मतलब इसी की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो पहला वाला मान है ये 3 और ये लास्ट वाला जो 4, इसका पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी 12। अब जो बीच में जो मान है x के साथ ये होता है 13, मतलब b वाली टर्म होती है। ठीक है, bx होता है, तो ये 13 जो है हमको क्या करना है 12 में ऐसे गुणनखंड करने हैं इसके कि 13 मिल जाए, तो 12 × 12 यही तो सकता है। ठीक है, 12 × 12 यानी 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 है, वहाँ कितना रख देंगे 12 + 1। ठीक है, वही रख देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जाएगा 3x² + 12x + x 1x, मतलब x और 4। अब यहाँ से क्या करेंगे 3x, देखो कॉमन लेने में बहुत लोग गलती होती है, मतलब समझ में नहीं आता कैसे लें। तो देखो 3 पहले अंकों को कॉमन लो, यहाँ 3 और इसमें 12 है, तो 3 चौक 12 हो सकता है इसका, यानी इसमें से हम 3 निकाल सकते हैं 12 में से, दोनों में से 3 निकाल दिया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ अंक कोई बचा नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे अगली टर्म में 4 बच गया। अब देखो x y z को देखते हैं, तो यहाँ x है, x² है, यहाँ पर x है, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों में x कॉमन हो रहा है तो इसलिए x। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में समान रूप से होगा। तो ब्रैकेट में आपके लिए केवल बचेगा x + 4 बचेगा। अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट कॉमन वाली बचेगी वो भी यही आनी चाहिए। तो देखो x + 4 यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जब कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी सबके जो टर्म होती है उनमें 1 तो होता ही है सभी के साथ, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x + 4, दोनों ब्रैकेट देखो कॉमन वाली सेम आ गई। ठीक, तो यहाँ पर जगह 3x + 1, ये जो कॉमन लिया है आपने वो एक ब्रैकेट में रख देंगे, और जो ब्रैकेट कॉमन आती हैं उनको गुणा करके एक ब्रैकेट में, तो जाएगा 3x + 1 × x + 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमने आपको सरल रख दिया है, थोड़ा सा सरल है, ज़्यादा कठिन मतलब बहुत भी सरल नहीं है। इसमें है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब l, ठीक है, और r, l और r का मान पता है और शंकु का आयतन निकालना है।
जैसे आपके पास एक शंकु है, शंकु इसी तरह का तो होता है, जो डायग्राम मैंने यहाँ से आपके लिए बनाया है। तो ये चीज़ जो होती है, ये वाली और ये वाली, ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये होती है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये होता है आधार नीचे, और जो गोल गोल सा दिख रहा है ये आधार होता है। और इसी आधार में, ठीक है, इसी आधार में क्या होता है कि यहाँ पर ये पूरा व्यास होता है, ऐसे करके ये वाला पूरा व्यास होता है। और ये चीज़ इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक। ये ऊंचाई होती है। शंकु में 3 चीज़ें होती हैं, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, और त्रिज्या का दुगना व्यास। वैसे मेन 3 ही चीज़ें होती हैं। तो ये तिरछी ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या है, हमें आयतन का, शंकु के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मतलब यहाँ पे h मतलब ऊंचाई चाहिए, तिरछी ऊंचाई से काम नहीं चलेगा। तो भाई हमको ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। अब ऊंचाई कैसे निकालें? दिक्कत आ गई है। दिक्कत नहीं आई, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ऊंचाई का फॉर्मूला इस पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से लगता है। देखो ऊंचाई a हो गई, ठीक है। हमारा जैसे हम देखें तो a जो है वो एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बनता है, ऐसे करके। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। ये इतना है, ये इतना देखो, इतना मैं रेड कर रहा हूँ हाईलाइट। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बना रहा है इतना। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है, ये वाली, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा ऊंचाई यानी h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। ये उसी आधार पे है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा, l का मान रख देंगे, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? 10 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का 6 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर नहीं। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36, ठीक। और h स्क्वायर बराबर घटा लेंगे, कितना बचेगा? 64। और h बराबर हो जाएगा √64, यानी कि हमें 64 का वर्गमूल लेना है। तो कितना होता है? 8 × 64, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऊंचाई जो होगी 8 आ जाएगी। शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है केवल। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जाता है कि मतलब इनका अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, फिर r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 और 8, ठीक है। लगाएंगे मान तो 3 से देखो काट लेंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ठीक। इसके अलावा और कोई कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 44 × 48/7, ठीक है। और 44 और 48 को गुणा हो जाएगा 2112/7। इसको काटेंगे तो 301.71 आंसर आ जाएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इसको पॉइंट में आंसर नहीं लाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये वाली कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ रही है, तो आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि पाई का मान अपने में लगाओ ही मत, ठीक है। जो 22/7 मैंने यहाँ पर लगाया है, इस वाले 22/7 को आप मत लगाओ, ठीक है। सीधे इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 × 8 = 48 और 48 दूनी जो होगा 96, ठीक है, 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सीधे 96 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है 96 पाई, ठीक है, इसका लिख सकते हैं। इतना ए लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता हो कठिन। लेकिन आपके मन में फिर भी डाउट है कि 96 पाई जो है, डाउट है ना, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है बहुत। तो डाउट है तो फिर आप यही कर लें, ठीक है। इस तरह से जो है 7 से वो इस तरह से भाग करके देख लें, ये वाला अपना जो पुराना तरीका है, पुराने तरीके से, ठीक। नया तरीका आजमाने की कोशिश ना करें, जिनको आता हो उनके लिए बेटर है, वरना यही तरीके से आप अपना भाग कर लें, ठीक। 7 से जो है इसको 2112 को भाग कर लेंगे, ठीक। और तो 1.71 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट आपके सेट को लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और पहली बार आए चैनल को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पर एक थम्स अप जरूर मारें, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जिन्होंने पूरी वीडियो देखा है वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक। और लगे रहिए तैयारी में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।